सभी का हार्दिक अभिनंदन। मेरे लिए आज की तिथि सदैव स्मरणीय पूजनीय तिथि है और शिल्पायन में जो सम्मान मेरे पिताजी को मिलता रहा है और आज मिल रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ, ऋणी रहूंगा। हमारे बीच आज के संभवतः वरिष्ठतम व्यक्ति, मुझसे कुछ महीने अग्रज हैं, वो पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी उपस्थित हैं। मैं उनकी ये विशेष कृपा मांगता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से 4-5 महीने से मैं जिस व्यथा से पीड़ित हूँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, उससे वो भी जूझ रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई थी अक्षत जी के यहाँ कार्यक्रम में, तो उन्होंने बताया कि मैं भी इसी से पीड़ित हूँ। उसमें कहीं निकलना, कहीं आना जाना, किसी चीज का मन नहीं करता। देखने से व्यक्ति स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन ऐसी बीमारी भगवान न करे किसी को हो। शरीर में विद्युत का संचार निरंतर होता रहता है। कभी एक बार झटका लग जाता तो आदमी वर्षों याद करता है, लेकिन यहाँ तो निरंतर, जब गहरी नींद आती तभी थोड़ा सा विश्राम मिलता है। बोलने को बहुत कुछ है और बहुत कुछ मेरा भार हल्का कर दिया देवाशीष जी ने। यहाँ पर 2 व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने न केवल पंडित रामनारायण त्रिपाठी जी को देखा, बल्कि उनके साथ रहे, और वो दोनों इत्तेफाक से भावरंग जी के भी शिष्य हैं, एक उनके पुत्र हैं। आप दोनों गोरखपुर में रह चुके हैं। पहले राजेश्वर आचार्य जी आए, फिर आपको बुलाया उन्होंने, और हमारे घर से, हमारे परिवार से पूरी तरह जुड़े रहे। लगभग 27 वर्षों तक आचार्य जी ने। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी के उत्तराधिकारी के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय उस समय नाम था, उसके संगीत विभाग के पहले प्रवक्ता, फिर अध्यक्ष, संगीत और ललित कला दोनों विभागों के अध्यक्ष के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी। और मेरे पिताजी से उनका निरंतर आदरपूर्वक संपर्क होता रहा, विचार विनिमय होता था, संगीत के बारे में बातें होती थी। मेरे पिताजी के बहुत से शिष्य, जब अंतिम समय में पिताजी हमारे बीमार रहने लगे, तो वो आपकी शरण में आ गए। उनमें से कुछ ने आपके निर्देशन में पीएचडी प्राप्त की, कुछ ने अच्छी ग्रेड प्राप्त की, बहुत से लोगों ने। एक बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि थी कि संगीत विभाग में केवल 3 प्रवक्ता थे और 2 इंस्ट्रक्टर थे, एक सितार के, 2 गायन के। पर मेरे पिताजी सबसे पहले जिन्होंने संगीत विभाग की स्थापना के लिए प्राणपण से प्रयत्न किया था, तो उनकी नियुक्ति और डॉक्टर शत्रुघ्न शुक्ला जी की नियुक्ति, साथ में सितार के लिए ठाकुर महेंद्र सिंह जी की नियुक्ति हुई, और इंस्ट्रक्टर के रूप में राजेंद्र व्यास जी की नियुक्ति हुई। 4 लोग ने विभाग शुरू किया, लेकिन बहुत प्रयत्न के बाद भी वहां पर बीए की कक्षाओं से आगे की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो आपने बीए की कक्षाओं के आगे कक्षाएं खोलने का प्रयास तो किया ही, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात आपको बताऊं कि जिस विभाग में स्नातकोत्तर कक्षाएं न हो, उसमें शोध की व्यवस्था करना। आपने संगीत में भी और फाइन आर्ट्स में भी अनेकों लोगों को ग्रेजुएशन की क्लासेस रखते हुए भी शिक्षा परिषद से, वहां के एकेडमिक काउंसिल से लड़ के, और ये कहा कि जब गुरु निर्देशक होने योग्य है तो एमए की कक्षाएं होना जरूरी नहीं है।
और शिष्य स्नातक है तो उसे पीएचडी करने का अवसर गोरखपुर में भी मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी आपकी और उसका अनुसरण अब आने वाली पीढ़ियां तो कर ही रही हैं। इत्तेफाक से राजेश्वर जी आचार्य जी के आने के बाद एक लंबा अंतराल, एक लंबा सूखा पड़ गया, क्योंकि परमानेंट अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे थे विश्वविद्यालय में। उसमें फिर संयोग कहिए, सुयोग कहिए या मजबूरी कहिए, मेरे पिताजी और आचार्य जी की दो शिष्याएं डॉक्टर स्वप्ना चक्रवर्ती जिन्होंने इन्हीं के अंदर पीएचडी की थी और डॉक्टर मिथिलेश तिवारी, इन लोगों को एडहॉक बेसिस पर 4-5 साल तक 6 साल तक क्लासेस लेने का अवसर मिला। फिर पुनः एक स्वर्ण काल आया 2018 में, जब स्थायी नियुक्ति की संभावना बनी और एक इतना सुखद संयोग था मेरे लिए कि पिताजी के तीसरे उत्तराधिकारी के रूप में डॉक्टर शुभंकर दे की नियुक्ति वहां हुई। तो संपूर्ण अर्थों में जो विभाग को आलोकित कर सकते थे, ऐसे 3 ही नाम हैं गायन के विषय में। सरस्वती जी, पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी और शुभंकर दे। अब फिर सूखा पड़ गया। अब देखिए कब कोई योग्य व्यक्ति उस पद पर आसीन होता है। तो इस तरह की बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, लेकिन ये एक सुखद संयोग है कि 2 लोग ऐसे हैं जो पिताजी की सांगीतिक यात्रा के प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं, उनके सहयोगी रहे हैं और उनके सपोर्टर भी रहे हैं। पिताजी की जब पहली पुण्यतिथि मनाई गई, 13वीं जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें आपका गायन हुआ था, श्रद्धांजलि स्वरूप तमाम लोगों का हुआ था। और यही 13 जुलाई की स्थिति थी। ऐसी भीषण बारिश हुई कि वहां के चित्रकूट मंदिर के चारों तरफ जितनी गाड़ियां खड़ी थी आगंतुकों की, सबकी सीट तक पानी आ गया। तो अब ये ऊपर वाले की कृपा हो, कृपा बरस रही थी या आफत बरस रही थी, नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो तिथि सबको याद इसीलिए है कि ऐसा कम होता है कि 13वीं पर गाना बजाना हो, लेकिन उनकी जो जीवन शैली थी उसको देखते हुए हमारे कई मित्रों ने, संस्कार भारती के लोगों ने, यहाँ संस्कार भारती के शायद दीपक शर्मा जी हैं, संगठन मंत्री उपस्थित हैं, तो संस्कार भारती लोग आगे आए। उन्होंने कहा कि नहीं, त्रिपाठी जी के इस क्या कहते हैं उसको, श्रद्धांजलि या श्राद्ध के दिन अगर गाना बजाना ना हो तो उनकी आत्मा को कष्ट होगा। उसमें गोरखपुर के वाइस चांसलर भी आए, आप सब लोग थे ही, और करीब करीब 3-4 घंटे गाना बजाना हुआ। जो भी उपस्थित थे सब ने कुछ न कुछ गाया बजाया। तो वो दिन मुझे याद आता है और आज का भी वही दिन है। इसके अनंतर 2018 में जब मेरी तंद्रा को तोड़ना और मेरी शिथिलता को जागृत करने का काम पंडित देवाशीष ने किया और कहा कि आप किताब छपवाइए, हम छपवाएंगे, आप संकलन करके मुझे बंदिशें दीजिए। तो पहली पुस्तक जो सरसंग रत्नांजलि प्रकाशित हुई वो शिल्पायन प्रकाशक के रूप में उसमें था, और उसमें जो बंदिशों नोटेशन टाइप करने की व्यवस्था गोरखपुर में नहीं थी, तो वो भी यहीं पर सुलभ कराई गई और उसमें श्री प्रियांशु जी का बहुत बड़ा योगदान था। बंदिशों को टाइप करने से लेकर एडिट करने तक और छपवाने तक वो निरंतर मुझसे जुड़े रहे। साथ ही 2018 में जब प्रकाशन हुआ तो यहाँ के पराड़कर भवन में पंडित विष्णु मुकुंद कालविन जी की स्मृति में एक समारोह रखा गया, और संयोग से 18 दिसंबर मेरी जन्मतिथि भी थी और मैं 75 वर्ष का हो रहा था। तो यहाँ से प्रस्ताव गया कि आपकी जन्मतिथि यही मनाई जाएगी और उसी दिन पुस्तक का लोकार्पण होगा।
वाराणसी के वयोवृद्ध जाने माने संगीतज्ञों ने उस पुस्तक का विमोचन किया, लोकार्पण किया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। जैसे आज हो रहा है, इससे थोड़ा बड़ा रूप था। पुनः आज 6 वर्षों बाद पुनः मैं शिल्पायन की शरण में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ सुनने वाले या तो किशोर हैं, बालक हैं या युवा हैं, जिनको आप जैसे वरिष्ठों का आशीष मिलता है। आपको सुनने वाले बहुत वरिष्ठ लोग भी यहाँ आते हैं और पूरे देश से आते हैं। ये आपका परम सौभाग्य है। और ये मंच, इस मंच पर 4 साल से लेके 40 साल का आदमी और मुझ जैसा 80 साल का व्यक्ति भी बैठता है और उसे आशीर्वाद मिलता है। आपने कहा पिताजी के बारे में बताने के लिए, तो जो पुस्तक है यहाँ के विद्यार्थी उसमें पढ़ लेंगे, बहुत लंबा प्रकरण है। संक्षेप में मैं ये बताऊं कि क्योंकि आप लोग शास्त्रीय संगीत के प्रति आग्रही हैं, उसके लिए आप में समर्पण की भावना है। मेरे पिताजी गोरखपुर से करीब 63 किलोमीटर दूर महाराजगंज जनपद में एक ब्राह्मणों का प्रसिद्ध गांव है धामी, वहां पैदा हुए। उसके पहले मतलब मेरे दादा परदादा कोई और उस गांव का भी कोई व्यक्ति शास्त्रीय संगीत से नहीं जुड़ा था। लोक संगीत आप जानते हैं लोक में व्याप्त होता है, कहीं का लोक हो वहां लोक संगीत होगा, लोक साहित्य होगा, लोक नृत्य होगा। तो उससे उन लोगों का संबंध था। उत्सवों पर, त्योहारों पर, उनके घर पर या उनके दरवाजे पर लोक उत्सव होते थे, उसमें गाना बजाना भी होता था। मेरे पिताजी अब इसी को कहेंगे कि इस प्रदत्त प्रतिभा या समर्पण या लगन, मेरे पिताजी ने उस समय मिडिल स्कूल हुआ करता था गवर्नमेंट का, वो धामी में ही था, अगल बगल के 10-12 गांव में नहीं था। तो वहां पर उन्होंने मिडिल स्कूल तक पढ़ाई की, यानी कक्षा 8। मिडिल स्कूल जानते हैं आप, क्लास 8। जैसे आजकल बोर्ड होता है ना, तो पहला बोर्ड होता था मिडिल, उसके बाद हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट। तो मिडिल स्कूल की परीक्षा भी बोर्ड की परीक्षा होती थी, केंद्रीय परीक्षा होती थी, उसमें उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। संयोग कहिए या ईश्वर की कृपा कहिए कि एक बहुत बड़े साहित्यकार पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी उस समय अवध प्रांत के शिक्षा अधिकारी थे। अवध प्रांत में गोरखपुर भी था उस समय, 2 प्रांत थे, अवध और ब्रिज। तो अवध प्रांत में वो था और वो निरीक्षण के लिए आए हुए थे विद्यालय के। जब निरीक्षण होता है तो कैंप फायर होता है, नाटक होते हैं ताकि निरीक्षक खुश होकर जाए। उसमें पिताजी ने एक नाटक भी हुआ था, उसमें भारत माँ की भूमिका निभाई थी, यानी भारत माँ के रूप में स्त्री वेश में उस उम्र में उन्होंने मंचन किया था। उसके साथ साथ कुछ गीत उन्होंने गाए और प्रार्थना गाई थी। पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी जी की पारखी निगाह ने देखा कि ये बच्चा जो है ये यहाँ अगर रहेगा तो इसकी प्रतिभा कुंठित हो जाएगी। तो उन्होंने हमारे बाबा यानी ग्रैंडफादर से को राजी किया, इस बच्चे को हमें दे दीजिए और मैं इसे लखनऊ ले जाऊंगा, संगीत सीखेगा। अब यहाँ 2 चीजें हुई। एक तो उनको ऐसा गुरु मिल गया, ऐसा संस्थान मिल गया और ऐसा छात्रावास वही सामने मिल गया कैसरबाग में कि उनके रहने की, खाने की, फीस की सारी व्यवस्था उन्होंने करा दी श्री नारायण चतुर्वेदी जी ने। उस समय मैरिज कॉलेज उसका नाम था और चतुर्वेदी जी का सम्मान कौन नहीं करता था। तो दत्तानंद जी ने कहा कि आप लेकर आए तो क्यों नहीं, बिल्कुल उस बच्चे को रखा जाएगा। तो वो संगीत में मैंने कहा कि 2 चीजें, एक अच्छी हुई, एक अच्छी नहीं हुई। ये संगीत में ऐसे रमे कि 9th क्लास में भी एडमिशन इन्होंने नहीं लिया। और कब तक नहीं लिया, संगीत निपुण करने के बाद भी गोरखपुर में आने के बाद कई इंटरमीडिएट कॉलेज में खासकर लड़कियों के उनकी नियुक्ति हुई। जब तक विश्वविद्यालय नहीं खुला था तब तक भी उन्होंने 9th क्लास के आगे पढ़ाई नहीं की।
फिर एक व्यवस्था थी कि हाई स्कूल का प्राइवेट एग्जामिनेशन होता है, उसमें वो बैठे। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बीए उन्होंने मेरे साथ साथ किया। 1962, 1960, 62 और 64, और तब किया जब विश्वविद्यालय में और माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए ये कहा जाता था कि आप तो दर्जा 8 पास है, आपका नियुक्ति नहीं हो सकती है। संगीत को विषय मानता कौन था उस जमाने में? संगीत के साथ अगर स्नातक नहीं है तो वो संगीत प्रवक्ता होने के योग्य नहीं है। इसका एक अर्थ तो ये हो सकता है कि भाई उसको साक्षर होना चाहिए, उसको शिक्षित होना चाहिए ताकि वो संगीत को भी समझ सके, लेकिन ये भावना नहीं थी। भावना ये थी कि संगीत कोई विषय नहीं है, ये गाना बजाना नाचना ये कोई चीज है ही नहीं है, मनोरंजन की वस्तु है ये था। और इस धारणा में 1936 में या 32 में एक लड़का धानी गांव से निकलता है, लखनऊ जाके बस जाता है। तो ये विलक्षण बात थी, और जो औपचारिक शिक्षा से वो विमुख हो गए, ऐसे रम गए इसमें। अब जैसे आपने बताया कि निराला जी से उनका संबंध बन गया, वहां के जितने अच्छन महाराज, जितने वीजी जो, ये सब लोग उस समय मेरे कॉलेज से जुड़े हुए थे। तिरकवा साहब, तो वो उनको ये था कि जो भी अच्छा बजा रहा है, गा रहा है, हर कक्षा में जाते थे। और एक सुखद संयोग देखा, आपके गुरु जी पंडित मुकुंद जी कालवेट जी उनके सहपाठी थे, और एक कक्ष में रहते थे हॉस्टल। ये हमको आपसे पता चला। तो बहुत लंबी कहानी है और बहुत संघर्ष। कभी उन्होंने स्कूटर की सवारी नहीं की, पूरा शहर साइकिल से भागते थे, गांव भी जाते थे तो साइकिल लेके जाते थे, ट्रेन से उतरते थे, साइकिल से फिर गांव जाते थे। कुछ खेती हम लोग की नेपाल में भी थी, वहां भी यही प्रक्रिया, नौतनवा उतरे, साइकिल लिए और गांव चले गए। तो गांव भी देखना, घर भी देखना, हम लोग जैसे नालायकों को भी पालना, और संगीत में व्यावसायिक दृष्टि से कोई गोरखपुर में कोई अवसर ना मिलना, बहुत संघर्ष से वहां के रईसों के यहाँ जाते थे, वहां के अधिकारियों से मिलते थे। और पहली कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस उन्होंने 7 दिनों की थी 1942 में गोरखपुर, जिसमें हिंदुस्तान के शीर्षस्थ कलाकार, और उनके अंदर ये नहीं था कि मैं गायक हूं तो गाना नहीं, गाना ही सुनना, सबका समादर। उनका साथ ऐसे लोगों का था। पंडित बिरजू महाराज हमारे यहाँ 3-4 बार आए, और अक्सर मैं 2-3 बार, तो जब मैं बड़ा हो गया तो स्टेशन से रिसीव करने मैं ही जाता था उनको लाने। अभी दिल्ली में एक बार मिला उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले, तो उनको मैंने याद दिलाया कि हाँ मैं पहचान रहा हूँ आपको। बहरहाल, तो कॉन्फ्रेंसेस करना, संगीत सभाएं जैसे आप देवाशीष जी करते रहते हैं नियमित। राक्षी संगीत विद्यालय में हर शनिवार को कार्यक्रम होता था, जो शनै शनै समाप्त हो गया। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि पिताजी महेंद्र सिंह जी, सरदार हरचरण सिंह जी, पंडित सुरमन मोशा जी, वो भी बाद में वहां पर प्रवक्ता थे, रीडर भी हुए। तो इन सबके चले जाने के बाद गोरखपुर एकदम सूना हो गया। मैं वनस्पत विज्ञान का छात्र था, उसी का अध्यापक था। तो वनस्पत विज्ञान में आप हिंदी की कक्षा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन साइंस की कक्षाएं लेना आवश्यक हो जाता है, और प्रैक्टिकल भी कराना पड़ता है। वो प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है कि आप बच्चों को छोड़ दिए करते रहें, निरंतर इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। 3 घंटे का एक प्रैक्टिकल, 3 पीरियड्स का मतलब 1.5 घंटे का एक प्रैक्टिकल क्लास होता है। तो और वो भी गोरखपुर से दूर। बस अगर यहाँ से आप मिर्जापुर चले जाइए या विंध्याचल चले जाइए तो बनारस से तो दूर आप हो ही गए। उसी तरह से हालांकि 50-52 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन मैं वहां रहता था क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कक्षाएं लेना। और वहां पर तो गोरखपुर की तुलना में भी शास्त्रीय संगीत का कोई माहौल नहीं था। इंटर कॉलेज में एक प्रेम वल्लभ जी थे अध्यापक, वो गाते कम थे, वाली ज्यादा बजाते थे, लेकिन अब सीमाएं थी उनकी, पुराने आदमी थे, संस्कारित थे, उसके अलावा कोई नहीं था। तो वहां पर मैं जब तानपुरा लेके गया अभ्यास करने के लिए, पहले तो ये
मोबाइल में और इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा था नहीं, बड़ा बड़ा तानपुरा लेके गया कि मैं यहाँ टाइम मिलेगा अभ्यास करूंगा। और मेरा फ्लैट जो है कॉलेज के अंदर ही था। जब लेके बैठो तो अगल बगल, अरे क्या मणि जी क्या करना है आप? तो 3-4 महीने बाद मैंने तानपुरा पूरा गोरखपुर पहुंचा दिया। गोरखपुर जाते तभी गाने बजाने का, किसी को सिखाने का या कभी कहीं गाने का मौका मिलता था। तो बहुत बिखरी हुई जिंदगी थी संगीत के रूप में मेरी, जब तक मैं अध्यापक था। रिटायरमेंट के बाद मैं जुड़ा, और खासकर इसलिए कि चूंकि पिताजी भी नहीं थे, तो उनकी बातों को, उनकी चीजों को आगे तक ले जाने का की नैतिक जिम्मेदारी मेरी थी। सारे भाई बहनों ने सीखा, लेकिन पता नहीं क्यों जो प्रवृत्ति मेरे अंदर आई वो और के अंदर नहीं है। मेरी एक भांजी है संगीता द्विवेदी, बहुत अच्छा गाती है, लेकिन उसको भी चूंकि अलग हो गई, वो शादी हो गई, कभी पटियाला, कभी अम्बाला, कभी कहीं, तो उसका भी संपर्क टूट गया, लेकिन करती रहती है अपने क्षमता को। संगीत में एक चीज बहुत जरूरी है, आपको जीवन पर्यंत सीखना है। जीवन पर्यंत आपको छात्र की वृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या बन रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत पुरानी लोकोक्ति है, अनभ्यासे विषम विद्या, और ये मेरे ऊपर लागू होता है। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं 6-7 दिन लगातार बैठ के 1-2 घंटा अभ्यास कर लूं। सिखाने में जो अभ्यास हो जाता है वो हो जाता है। तो सिखाने में आदमी को विद्यार्थी के स्तर तक उतर के सिखाना पड़ता है, तो वो अपना अभ्यास नहीं होता। दूसरी बात, अधिकतर संगीत के छात्र लड़कियां होते हैं, तो उनका स्केल, उनका जो पिच है 5वां काला, 4था काला, तो वहां से गाना पड़ता है। यानी अब ये हालत हो गई कि ये शार्ट से भी मेरा शरद लग जाता है, खरज। और जब अपने स्केल से गाना होता है, तो अभी आप देखेंगे कितनी समस्या आती है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा, और अपने कार्यक्रम के बाद मैं चाहूंगा कि श्रद्धेय आचार्य जी 2 शब्द मेरे पिताजी के बारे में आज के अवसर पर जरूर बोलेंगे। तो जो बातें मैं नहीं कह पाया वो करेंगे वो। कोई विशेष तैयारी मेरी नहीं है, कोई विशेष अभ्यास नहीं है। खासकर इस बीमारी के बाद तो मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूं, लेकिन लोग कहते हैं इससे आप मरिएगा नहीं, झेलिएगा। तो ये मतलब मैं अगर मैं कहूँ यथार्थ, तो ये मेरी अल्टीमेट बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत ही कष्टदायी बीमारी है। साज पुराना है, आवाज नहीं। तो पहली रचना में एक बार और कह के मैं बात में करके बोलना बंद करूंगा। आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि आपके शिल्पायन में सरस रंग की बंदिशें सिखाई जाती है, भाव रंग जी की बंदिशें सिखाई जाती है, प्रणव रंग जी की बंदिशें सिखाई जाती है। वो खुद जो रचनाएं करते हैं वो तो सिखाते ही हैं, प्राचीन रचनाएं भी सिखाते हैं। तो ये जो व्यापक दृष्टिकोण प्रशिक्षण का आपको यहाँ मिल रहा है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसे उदार और विचारवान गुरु के साथ आप जुड़े हैं कि आप स्वयं धन्य हैं, कहीं नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि चाहे जयंती हो, चाहे पुण्यतिथि हो, मैंने कई कार्यक्रम ऐसे देखे हैं, कई फोटोज ऐसे देखे हैं कि देवाशीष जी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके शागिर्द
भावरन जी के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनसे कुछ सुन रहे हैं, परोक्ष रूप में कुछ सीख रहे हैं, तो वो सीखने की ललक, बड़ों का सम्मान। यहाँ पर आप देखिए पंडित किशन महाराज जी हैं जो तबला बजाते थे, गुदई महाराज जी हैं तबला बजाते थे, लेकिन उनका भी उतना ही सम्मान कि उन्हें अपने कला कक्ष में शीर्ष स्थान दिया है। कालविन जी हैं, पंडित पशुपतनाथ मिश्र जी। तो जो आपको तालीम मिली वो दो तरह की थी, अगर मैं अपने शब्दों में कहूं। एक तो शास्त्र पोषित परिष्कृत राग ज्ञान की तालीम जो उन्हें पंडित रतन जनकर जी की परंपरा से मिली, और दूसरी बनारस घराने की कलात्मक शैली, वो उन्हें पंडित पशुपतनाथ मिश्र से मिली। तो उसका प्रभाव मुझे स्पष्ट दिखता है उनकी गायकी में भी, तालीम में भी और आप लोगों में भी। क्योंकि विशुद्ध शास्त्र पर आधारित जब गाना आप गाएंगे तो वो जो तानसेन है, जिन्होंने थोड़ा बहुत संगीत कभी अपने जीवन में सीखा था या सुना था, उन्हें तो अच्छा लगेगा, लेकिन आम जन को उतना वो लुभाएगा नहीं। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा अपने जीवन से। मेरे पिताजी के मित्र थे, सहपाठी थे राधा वल्लभ जी चतुर्वेदी, वो भी रतन जनकर जी के साहित्य थे, सहपाठी थे दोनों। बाद में वो लोक संगीत की ओर उन्मुख हो गए और आकाशवाणी लखनऊ में लोक संगीत के वो प्रोड्यूसर नियुक्त रहे। उन्होंने रचनाएं भी की और अवधि, विशेषकर अवधि लोकगीतों पर उन्होंने बहुत काम किया, बहुत सारे उनके शिष्य हैं। तो हाई स्कूल का जब इम्तहान हुआ तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं कुछ दिन लखनऊ जाकर रहना चाहता हूँ, यहाँ रहते रहते उग गया हूँ। उनका ठीक है, उस समय फोन तो था नहीं, चिट्ठी लिख दी उन्होंने, पोस्ट कार्ड, उसके एक हफ्ते बाद मुझे रवाना कर दिया। तो मैं लखनऊ गया और उनके घर में पुत्रवत रहा मैं 1 महीने। वो कहते कुछ सुनाओ, तो मैं गाता था। कहते यार तुम तो बिल्कुल त्रिपाठी की तरह गा रहे हो, ऐसा थोड़ा तबला बजाओ, तुम तो तुम्हारा हाथ भी तबले में त्रिपाठी जी की तरह है। फिर 3-4 दिन बाद उनका कि बेटा एक बात सुनो, थोड़ा ठुमरी सीखो तुम, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि वो कभी यहाँ नहीं है, वो यहाँ सब कुछ सिखाया जा रहा है। और मेरे पिताजी विशुद्ध शास्त्रीय गायक भी थे और शिक्षक भी थे, यानी उन्होंने हारमोनियम कभी घर में आने नहीं दी। बाद में जब मैं आकाशवाणी में हो गया तो हारमोनियम किसी तरह से आई, तानपुरा लेके अपना अभ्यास करना, तानपुरा लेकर सीखना, और वो भी मैनुअल तानपुरा। तो ये प्रतिबद्धता उनकी थी। अगर आपने रतन जनकर जी को सुना हो और सरसन जी को सुना हो तो आप फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कौन गा रहा है। इतनी श्रद्धा थी और इतनी उन्होंने तपस्या की थी, सिखाने का भी वही बना। तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा ठुमरी सीखो तो तुम्हारा गाना अच्छा होगा। तो उस तरफ से फिर उसके बाद मैंने ठुमरी सीखी तो नहीं, ठुमरियां सुनना शुरू किया, रिकॉर्ड को बड़े गुलाम अली की, हम लोगों की, निबला अरुण की, जितने लोग भी उस जमाने में गाते थे सुनी, और उसका असर मेरे ऊपर आता गया, ठुमरियां याद होती गई। लेकिन उसका असर ख्याल गान पर आया कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन उससे मुझे लाभ हुआ। क्योंकि जो भावनात्मक पक्ष है वो जिनको लोक धुनों की अच्छी जानकारी होगी और जो उपशास्त्रीय संगीत से जुड़े होंगे उनके अंदर आएगी। लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि राग के साथ छेड़छाड़ मत। जब आप राग कह के गा रहे हैं तो राग गाइए, जब आप ठुमरी गा रहे हैं, दादा गा रहे हैं, तो उसमें कुछ भी मिला के गाइए अपनी योग्यता अनुसार। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वह ध्यान आपको रख रहे हैं, उसकी तालीम आपको मिल रही है। मैं अपने दादा गुरु पद्म भूषण डॉक्टर श्री कृष्ण नारायण रतन जनकर जी की रचना ही नहीं, उनके द्वारा सृजित एक राग में जो सरस्वती बनाना उन्होंने निबद्ध की थी,
और जो मैंने अपने पिताजी से सीखी, कई बार मंचों पर गाया उसे, पहले उसे प्रस्तुत करूंगा और फिर थोड़ा सा समय अनुसार आप समय बताइएगा। आप लोगों को विशेष धन्यवाद, इतनी व्यस्तता पारिवारिक समारोह के बीच में आप लोग आए। जी करो बस तो बस। मैंने अभी पंडित किशोर मिश्र से अनुमति ली और मैंने अपनी सुरक्षा की गारंटी उनसे मांगी। हम लोगों ने गोरखपुर आकाशवाणी में, गोरखपुर दूरदर्शन में बहुत सारा क्रिएटिव काम किया हुआ है। रेडियो के फीचर्स में भी आप अक्सर आते थे, संतोष जी का भी जिक्र किया, वो भी आते थे, कुबेर मिश्र जी आते रहते थे। एक तरह से हमारा यहाँ के लोगों से निरंतर संपर्क, और आचार्य जी तो वहाँ पर थे ही 27 वर्ष तक। ये कहा जाए कि उनकी कर्म भूमि गोरखपुर है, जिसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राग मार्ग बिहार, मार्ग बिहार आपको सुना है, मार्ग बिहार भी शायद सुना हो। इसमें शुद्ध मध्यम नहीं है और विशेष रूप से कल्याण अंश से गाया जाता है। पंचम से ऋषभ पर आने की जो कल्याण की पद्धति है, उसका अनुसरण इस राग में होता है। मारू विभाग में थोड़ा सा के साथ जुड़कर ऋषभ का प्रयोग होता है, उससे दोनों राग अलग हो जाते हैं। और क्योंकि इसमें शुद्ध मध्यम नहीं है, इसलिए हर तरह से अलग भी है। ये रतन धनकर जी का बनाया हुआ राग है।
ni da ba ma ba pa ma ga ma ga ri sa ni sa 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 ni da ri da ni da ga ri da ni da ma ga ri da ni da ma ga pa ma pa ga ma ga ri da ni da ga ma da ma pa ga ma ga ri da ni da ga ma pa ni pa da ma pa ga ma ga ri da sa sa ni da ga ma pa ni da ni da ma pa da ma pa ga ma ga ri da ni da sa ni da ga ma pa ni da ni ma pa ni da ni da ga ri da ni da pa pa ni da pa ma da ma ga ri da ni da sa re 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 da ni da ga da ni da ma ga ri da ni da pa pa ma ga ga ri da ni da ga ma da pa ma ga ma pa pa ma ga ri da ni da ni da pa pa ni da ma pa ni da ni da ga ma pa ni da pa ni sa re ni da ma ga ni da ni da re da ni da ma pa ni da pa ma pa ga ma ga ri da ni da
इतनी ही देर में अनभ्यास का उदाहरण आपको मिल गया होगा। अभी आपका जिक्र भी किया था मारू विहार की बंदिश का। पिताजी की बंदिशों में जो मध्यकालीन और ऋतुकालीन बंदिशें थी, उनमें श्रृंगार परक बंदिशें ज्यादा होती थी, या तो आश्रयदाताओं के चापलूसी वाली बंदिशें होती थी, उनकी प्रशंसा में बंदिशें होती थी। पिताजी की बंदिशों में आप ध्यान देंगे कि अधिकांश अगर प्रेम भी है तो राधा कृष्ण का प्रेम है। देवी देवताओं पर, पौराणिक कथाओं पर, यानी जब राम जन्मभूमि का प्रकरण चला तो उन्होंने जन्मभूमि पर 2-3 रचनाएं बिलावल में बनाई, राज बहार में बनाई, दिवाली पर रचनाएं बनाई, होलियों पर तो बहुत सारी रचना मिलती हैं, उन पर भी हैं, त्योहारों पर, और हमारी संस्कृति को संतुष्ट करने वाले साहित्य का सृजन किया। जैसा कि आचार्य जी बताते हैं कि वाग्यकार में किन किन गुणों का समावेश होना चाहिए। हमारी एक छात्रा थी रुचि गुप्ता, उसने पिताजी के वाग्यकार व्यक्तित्व के ऊपर शोध कार्य किया, उसे पीएचडी में मिली। तो उसने जब आपसे आशीर्वाद मांगा तो आपने करीब आधे घंटे का एक साक्षात्कार दिया, उसे उसने टेप किया और फिर जितना स्पष्ट उसे पता चल सका उतना लिखा है। बहुत अच्छा प्रकरण है वो, कि वाग्यकार क्या होता, कैसे होता, क्या करना चाहिए उसे। एक अच्छी खासी समीक्षात्मक वो वर्णन है। तो वाग्यकार, जिसको गाना भी आता हो, जिसको लिखना भी आता हो, साहित्य भी आता हो, तो पहले साहित्य रचेगा, फिर राग में बैठाएगा, या पहले राग को ध्यान में रखकर साहित्य लिखेगा, फिर धुन बनाएगा, या किसी पूर्ववर्ती वाग्यकार से प्रभावित होकर, से प्रेरित होकर, से उत्तेजित होकर भी रचनाएं बनती, जैसा कि आपने उसमें अपने साक्षात्कार में या आशीर्वाद वाले लेख में लिखा है। तो बहुत सारी बंदिशें, और जैसे पुत्र जो है अपने पिता की नकल करता है, शिष्य अपने गुरु की नकल करता है, उसका अनुसरण करता है। गुरु जी कैसा कपड़ा पहनते हैं, गुरु जी कैसे बोलते हैं, गुरु जी पान कैसे खाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उसी तरह से रचनाकार अगर कोई गायक वादक है तो वो निश्चित रूप से अपने गुरु से प्रभावित होगा। तो एस.एन. रतन धनकर जी का जो वाग्यकार व्यक्तित्व था, बहुत ही विराट व्यक्तित्व था, उससे प्रेरित होकर भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। तो अभी मैं जो रचना गाने जा रहा हूँ वो दुर्गा स्तुति के रूप में है। माता कालिका वाला सुनेंगे? नहीं बोले, अभी से सुना देंगे। जैसे आपने बताया अभी आसावरी की रचना ममता महिमा, तो देवराज जी की रचना है वर्दी वीणा वादनी, उसका स्पष्ट उसका असर दिखाई देता है। इस तरह बहुत सारी रचनाएं हैं। माता कालिका वाली गाना भी है। हाँ माता महाकाल। हाँ हाँ, अलामा की बंदूक। हाँ, जो नंबर तो अभी सुना देंगे, खाली साइड पर गा देंगे। जगन
जगदम्बिके हे अम्बिके 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 दुर्गे महारानी देवी दुर्गे महारानी देवी जगदम्बिके हे अम्बिके लेकर खप्पर तू धारण कर ले मुंड माल धारण कर ले मुंड माल हे मां सरस रंग रण चंडिके जगदम्बिके हे अम्बिके जगदम्बिके हे अम्बिके जगदम्बिके हे अम्बिके जगदम्बिके हे अम्बिके जगदम्बिके 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 गामबनि नि सा गम प मग मगरि सा नि सा जगदम्बिके पम गम पनि नि सा गम प म मगरि सा नि सा जगदम्बिके नि सा गम पनि सा नि सा प म प नि सा गम प म प जगदम्बिके नि 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 सा प म प मगरि सा नि सा जगदम्बिके पम गम पनि सा नि सा नि सा नि सा प म प मगरि सा नि सा जगदम्बिके गम गम पनि नि पनि सा नि नि सा पनि पनि म प गम म मगरि सा नि सा जगदम्बिके हे अम्बिके दुर्गे महारानी देवी दुर्गे महारानी देवी देखिए इसमें और मार्ग में क्या फर्क है जो काम मैंने अभी गाई निजा 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 मा गा दे निजा गा मा पा दा मा पा गा मा गा दे निजा गा मा पा निजा निजा मा पा गा मा गा दे निजा सा नि पा मा निजा गा मा गा दे मा गा दे निजा पिताजी कहते थे फर्क क्या रहा इसमें अब किताब गरे जानी सामा गा दगा मा गरे जानी सामा गा दगा मा पा मा गा मा गरे जानी सामा गा दगा मा पा मा गा मा गरे जानी सामा गा दगा मा पानी पा दा मा पा गा मा गरे जानी सामा गा गा मा पानी जानी पानी पा दा मा पा गा मा गरे जानी सामा गा दगा मा पानी जाने जानी जानी पानी पा दा मा पा गा मा गा मा गरे जानी सामा गा जगदम्बिके हे अम्बिके सामा गा दगा मा पा मा गा मा गरे जानी सामा गा दगा मा पा दा मा पा गा मा गरे जानी सामा गा गा मा पानी जानी गा मा गरे
जगदम्बिके हे अंबिके लेकर खड्ग अपर तू धारण कर ले मुंड मान हे मां सरस रंग रण चंडिके जगदम्बिके जगदम्बिके जगदम्बिके। आचार्य का आदेश हुआ एक बंदिश राना की है जो बहुत प्रसिद्ध रचना है, बहुत अच्छी रचना है मेवाती घराने की, और खासकर उसे पंडित जसराज जी हर जगह गाते थे, फरमाइश भी होती थी उसकी, माता काली का राग अड़ाना में। उससे प्रभावित होकर और कुछ अच्छा करने का प्रयास, जैसे मैंने कहा कभी कभी उत्तेजित होकर भी रचनाएं बनती है, प्रेरित होकर भी बनती है। इस बात को डॉक्टर आचार्य ने लेखन भी दिया है। एक बार पंडित जसराज जी आए आकाशवाणी के परिसर में, तो उन्हीं गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे म्यूनिसिपल बोर्ड के, तो पिताजी गए उनसे मिलने और उनको अपनी ये वाली बंदिश सुनाई। तो जो हम तो थे नहीं वहां पर, उस समय लोग जो लोग थे उन्होंने बताया कि पंडित जसराज जी ने पिताजी के पैर छुए और कहा वाह क्या बात है पंडित। तो और वो किसी को भी, ठाकुर जयदेव सिंह हो चाहे किसकर जी हो, सबको अपनी स्नेह सुनाते थे दिल्ली में जहाँ भी। उन्होंने प्रयास बहुत किया, लेकिन उनके साथ साथ मेरा भी ये अकर्मण्यता कही जाएगी कि मैंने उनके रचना संसार को समय रहते हुए, उनके रहते हुए कम से कम एक पुस्तक निकाली कैसे। आप ये भी देखिए संसाधनों का कितना अभाव रहता था उस समय। मैं कुशीनगर में बॉटनी का लेक्चरर था और एनएसएस का भी इंचार्ज था, तो वहाँ पर एक मैंने साइकिल स्टाइल मशीन मंगवाई। तो साइकिल स्टाइल की जो स्टेंसिल होती है उस पर पिताजी ने बंदिशें लिखी, करीब 101 बंदिशें स्टेंसिल वाले पेन से। फिर उसको मैंने साइकिल स्टाइल से निकलवाया 100 कापी एक पन्ने की, और फिर उसको क्लॉथ बाइंडिंग, अरे वैसे ही पेपर बाइंडिंग करा के केवल मुफ्त उसका कांता प्रेस से छपवाया, और वो पिताजी ने अपने शिष्यों को बांटे जिसको देना होता था। इतना बड़ा फुल साइज में, वो भी एक रखी है मेरे पास। तो उनके जीवन काल में नहीं हो सका, इसका बड़ा मुझे अफसोस है। और मेरे जीवन काल में भी संपूर्ण रचना संसार उनका प्रकाशित हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत शिथिल आदमी हूँ, पुनः दूसरे अंग पर काम शुरू हुआ है शिवपाल के ही सहयोग से। रूपम बसाक उसमें लगे हुए हैं, प्रियांशु जी लगे हुए हैं।
विविध तुम्हारे मोहत सुर नर मुनि गंधर्व मोहत सुर नर मुनि गंधर्व असुरन संहारिणी पारिणी सरस रंग मातु दुर्गे भवानी दयानी शिवानी कपाली माता जो गाते गई माता जगदम्बिके महाकाली जगदम्बिके हरे की बंदी देखिए जगदम्बिके महाकाली जगदम्बिके महाकाली कपाली खंड खपर गले मूढ़ असुरन संहारिणी पालिनी सरसनाथ रूपधारिणी महाकाली जगदम्बिके। ये उस मंदिर का अपभ्रंश हो रहा है गला नहीं काम कर रहा बिल्कुल याद है डॉक्टर शुभंकर याद है ये अरे इसका सही रूप सुना तो यार जगदम्बिके महाकाली जगदम्बिके महाकाली कपाली खट खपर गले मोला मालारिणी जगदम्बिके
शुंभनिषु संहारिणि महिषासुरमर्दिनि असुरन संहारिणि वारिणि सरसरगरु माता जगदम्बिके माता जगदम्बिके। दो शब्द पंडित जी कह के जाइए। भैया हम आलाप शलाप बोलते हैं। हाँ, अभी आलाप सुना है, प्रलाप सुनो। ये जो शास्त्रीय शब्द का उल्लेख हुआ है, इसका कुछ इतिहास कभी सुना है आप लोगों ने? कोई भी प्राचीन ग्रंथ जिसके आधार पर हम भारतीय संगीत की व्याख्या करते हैं, ज्ञान करते हैं, उसमें कहीं शास्त्रीय शब्द नहीं आया। किसी पुस्तक का शास्त्रीय संबंध विशेषण में नहीं आया। ये आकाशवाणी की कृपा है। पहले कच्चा गाना, पक्का गाना, फलाना गाना, ये गाना, बड़ा गाना, तरह तरह के संबोधन थे। आकाशवाणी ने क्लासिफाई किया तो फिर वो शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम, आगम निगम बहुत सारे संगीत हुए। और जो अभी शरद भाई ने कहा कि संगीत कोई विषय नहीं था, तो 1953 में मैं अपने, मेरी माँ बचपन में मुझे 6 साल में छोड़ के चली गई थी। पुनः मुझे माँ मिली मेरे गुरु के रूप में। 10 साल की उम्र में उनके शरण में गया और मैंने जिंदगी में जो कुछ भी सीखा उनसे ही सीखा। और आप लोग जान के आश्चर्य करेंगे जो मैं कुछ बोलता हूँ, कभी लोग मुझे कोड़ते हैं, कभी चिढ़ते हैं, लेकिन यह मुझे गुरु ने आदेश दिया था। और कोई भी काम वो कहते थे, मेरे लिए आदेश था। लेकिन उन्होंने उस दिन जब ये बात कही तो ये कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, इसका पालन करना। बड़ी विचित्र बात कही थी उन्होंने। मैं डर गया नीचे। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी और ठाकुर जयदेव सिंह जैसे लोग बोले, उसके बाद तुम जरूर बोलना। हमने कहा गुरु जी ये कैसे हो सकता है, सभा में बैठा हूं, मेरा नाम नहीं है, कुछ नहीं, उनके बोलने पर मैं कहां से बोल दूंगा, कैसे बोल दूंगा? प्रश्न पूछने के लिए बोलना, वो मैंने नोट कर लिया। दोबारा उनकी स्वर्ण जयंती मनाने के लिए मैं कार्ड छपवा के गया तो उसमें मैंने नादर्शी शब्द लिखा। गुरु जी एकदम क्रोधित हो गए, कहा ये मेरे लिए नहीं लिखा जा सकता, मेरे गुरुदेव के लिए, पंडित विष्णुगंबर जी के लिए, उन लोगों के लिए लिखा जाएगा। मैं शांत चुपचाप सर नीचे कर लिया हमने। मेरी गुरु वहां थी। उन्होंने कहा आपने जो कहा वो सिर झुका के करना ही मेरा कर्तव्य है, इसके आगे कोई प्रश्न नहीं है, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन गुरु जी एक अधिकार मेरे पास है जो आपके पास नहीं है। आप अपने गुरु नहीं है, मेरे गुरु है। ये मेरा एकमात्र अधिकार है। और कोई भी शिष्य अपने गुरु को भगवान भी समझे तो डरो नरक मिले, कुंभी पाक नरक मिले, लेकिन ये अधिकार मैं नहीं छोड़ सकता है कि ये तो अधिकार मेरे पास हो तो सब आपका है। गुरुवान ने मुझे समर्थन किया कि करने दीजिए, लिखने दीजिए, कार्ड छप चुका है। तब गुरुदेव ने कहा जाओ जो करना हो अपने मनमानी करो। हमने उस वाक्य को मान लिया कि अब गुरु से मुझे मिल गया आदेश कि अपनी मनमानी करो, जो बोलना हो बोलो। और तब से मैं मनमानी बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, खराब बोलता हूँ, मुझे पता नहीं। एक घटना, लखनऊ राजधानी बड़ी नफासत है, क्या क्या साफ खाना भी तो जरा पानी को गले में संभाल लूं, तो भी के पानी सीधे नहीं पिएंगे। तो यह जो नजाकत है वहाँ की,
उस लखनऊ को छोड़कर गोरखपुर में आप रह जाना है। एक बार पिंड छूटा महाराजगंज से गोरखपुर के बीच में और पहुंच गए लखनऊ, फिर वहां की नफासत के बाद लौटना, एक विरोधाभास था। और दूसरे, मुझे जब काला पानी मिला तो काशी छूटा, मैं गोरखपुर पहुंचा। 1968 में एक बार वह विज्ञापन निकला था गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, मैं गया था इंटरव्यू में, चला आया। हुआ क्या कि मैं इसकी साक्षी देने के लिए कह रहा हूं तो 1968 के पहले पंडित साजदेव कालिका बालक कहीं नहीं गया था। यह बंदिश उन्हीं से उत्प्रेरित है जो उन्होंने गाया। तीसरी बात, हमने उनसे एक बार, मेरे गोरखपुर जाने के पहले आदरणीय त्रिपाठी जी मुझसे कुपित थे। इन कारणों पर मैं बात अभी नहीं कहूंगा, कुछ कारण थे जिसके कारण कुपित थे। प्रणाम किया तो उत्तर से मिल जाता था। उसके बाद एक दो प्रोग्राम राहत अली खां थे, वहां पे सब कुछ हुआ प्रोग्राम। तो एक कमी था, यहाँ कैसा गाना चल रहा है वैसा नहीं है। उनका गाना सुनने के लिए थोड़ी समझदारी चाहिए। तो अपने ऐसा गाता है तो शिष्य वैसा ही क्यों नहीं तैयार करता है? गहराई है, परंपरा है। फिर 12 दिन का लगातार कार्यक्रम हुआ। ये आ चुके थे वहां, तो कहा कि देखो बहुत बड़े रचनाकार हैं, हम रचना गाने जा रहे हैं, तुम जम के बजाओ, सुनाना है रचनाएं। पता नहीं था कि पिता है। तो रचना की कदरदानी कितनी थी, क्या होना चाहिए, तो हमने एक बार उनसे पूछा, महाराज आप वहां से यहाँ कैसे चले आए? वह पीड़ा मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं। संगीत से नाम चाहिए, संगीत से दाम चाहिए, संगीत से काम चाहिए, संगीत से संगीत कम चाहिए। वह आत्मविज्ञापन के लिए है कि आत्म प्रज्ञापन के लिए है? दूसरी बात, शरद भाई ने कहा कि ठुमरी, पूरब की ठुमरी और अवध की ठुमरी में क्या फर्क है? क्यों बनारस की ठुमरी राज कर रही है? वह 17-18 साल की किशोरी है, लेकिन सब कुछ भोगने के बाद जब मातृत्व और सारे दायित्व को धरती के समान धारण कर लेती है और तब जो व्यक्त करती है वो बनारस पूरब की ठुमरी है। नैसर्गिक सुंदरता है, उसको श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं करती है। माँ बोलती है, पुकारती है तो पता चल जाता है कि प्यार से बुला रही है या खींच के, उसको तान नहीं मारनी पड़ती है। इसी ढंग से आप महाराज यहाँ क्या कर रहे हैं कि जहां नहीं है वहां करना है, सूखा पड़ा है, वहां तो है ही है लोग। इसलिए कैसा कैसा कष्ट सहा, कितने बार कर्जे हुए और कई वर्षों तक चुकाए गए, ये हमसे पूछिए, हम बता सकते हैं। कितना भोगा उन्होंने संगीत से। उन्होंने कोई भौतिक सुख संपदा नहीं ली, पद नहीं लिया, यहाँ तक कि उनको इंस्ट्रक्टर रखा गया था। उसके बाद जबकि उनके सिखाए हुए लोग भोग चुके थे, तो उन आदर्शों को देखते हुए उन्होंने जीवन जो साधना की, तप किया। वो जंगल में ऋषियों की जो साधना है उसे मंत्र चैतन्य व्यक्त होता है और उसे पढ़कर आप लोग मुक्त होते हैं, ऐसा हमारी आर्ष परंपरा में कहा जाता है। अब फिर उल्लेख कर रहा हूं, आज तो मेरे पर पागलपन सवार है, इसलिए मैं उसको बार बार कहता हूं। संगीत रत्नाकर 15वीं शताब्दी इत्यादि के जैसे कुछ है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है और लिखना पड़ता है कि ग्रंथ कितने हुए, ग्रंथकार कितने हुए, वर्गीकरण कितना हुआ, छोटी मोटी, उसी को दोहराते रहो। उसका पालन हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है। गायक के गुण दोष से कोई मतलब नहीं है, वो म्यूजिकोलॉजी में है। वो लॉजिक इसलिए है कि इतना लॉजिकल है इसका मतलब नहीं। हाँ, एक कर्म पता है, अध्यापक होने के नाते हम लोग अभिशप्त हैं। शिक्षाकार, अनुकार, रंजक, भावुक और रसिक। जब हमारी दृष्टि की हमारी कितनी बढ़ाई हुई, हम कितने बढ़ाए, हमारा को कितना मिला, हम पर जहां तक हम रहते हैं वहां तक वह रंजक है, इंटरटेनिंग है। सरकार खुश हो जाए, कुछ निकाल के ऐसे फेंक हमको भी दे दें, अंगूठी दे दें, यहाँ तक इंटरटेनमेंट था। और अगर यहीं तक की प्राप्ति है तो सर्कस में भी इंटरटेनमेंट होता है। संगीत और सर्कस बराबर है क्या? इसके आगे भावुक है, जहां वाह वाह नहीं,
क्या है कैसा नहीं, अच्छा लग रहा है, ये भावुक स्थिति है। और जब इसे पार करता है तब रसिकावस्था आती है। जो इसमें सक्षम नहीं हुए इसके पैर में चले, वो रंजक के तक रहते हुए गले में बाजी इत्यादि तंग करते रहे। और जहां संगीत ने यहाँ जगह बनाई तो कहा छोड़ो यार, फलानी जगह चलिए, ये मिलेगा। तो उस्ताद कहता है मिलेगा, तो वहां जाके मिलेगा, मिलेगा। तो यह संतोष लेके जो चले, ऐसे लोग भी संगीत क्षेत्र में हुए हैं। और बड़े भाग्य से आपको ऐसा गुरु मिला है जो वो भावा स्थिति में आए। उन्हीं का कारण इनको तान मारनी पड़ती है, स्वभाव में नहीं। अब वो प्रकट हुआ है, वो भी तान नहीं कर सकता है, उसके आगे भी जा सकता है। इसलिए वो भाव वाली स्थिति में भाव रंग का शिष्य कह रहा हूं, वह प्रभाव उत्पन्न करेगा। उसको जरूर लेना बेटा, शिल्पायन और दूसरी संस्थाओं में अंतर है। इसीलिए वो भावावस्था जो है, ठुमरी गाते हैं तो क्या कारण है कि ख्याल में वो जो ठुमरी वाला आनंद है वो ख्याल में नहीं मिल सकता क्या? नियमों का पालन करते हुए नहीं मिल सकता क्या? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी, मेरे दादा गुरु जी ने तो ठुमरी नहीं गाई, लेकिन जोगी मज्जा और मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो में जो भी जितना गाते थे, बनारसी ठुमरी से 10 गुना ज्यादा ठुमरी का अंग था। वो बोल्ड आवाज में था, चंचल नहीं था। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अब आज मैं भी 82 तक हूँ, 5-6 महीना चले जिससे बढ़ो, सिर्फ बताओ खाता हूँ, पढ़ाऊँ। तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या करे? तुम्हारे खानदानी आनुवंशिकी में एक वाक्य बोल रहे हैं, इसका अर्थ नहीं बताएंगे, जरा खोजना क्या है अर्थ, हिंदी अंग्रेजी दोनों बताएंगे। सांस्कृतिक आनुवंशिकी के कला गुण सूत्र, बोलो तो ठीक है, कला गुण सूत्र बड़ा कठिन वाक्य है, इसको अर्थाना। कल्चरल जेनेटिक्स के आर्टिस्टिक डीएनए, यस, इसका पता चलाना क्या है। इसलिए कह रहे हैं कि बेटा ये तो पा गए, जमा भी गए, अकेले गाते हैं तो कुछ और मजा लेते हैं, सिखाते समय और लेते हैं, और जनता में गाते हैं क्योंकि वो तर्जुमान है कि ये नहीं तान है क्या, तो तान रियाज नहीं है, वो दिखाना पड़ता है भैया नहीं तान है। मैंने दादा गुरु से कहा कि मुझे तान अच्छी नहीं लगती, तो बेटा अभी नहीं करोगे तो लोग कहीं आता नहीं, करो उसके बाद ही करना। और मेरे गुरु अगर 3 घंटा गौर सारंग गा रहे हैं तो गा रहे वहां का ये दिखाने में ही डूबी हुई जनता, चपरासी से लेके विद्वान इतने में होता कहां से कहां बिक गए। और फॉरनर से सुना, DLW का ही प्रोग्राम था, उसमें अमेरिकन दंपति क्या कह रहे हैं, दरबारी गाने के बाद हैवी जो शुरू किया, प्लीज गुरुजी डोंट इंटरफियर बाय बाय वी आर रियलाइजिंग दरबारी, अमेरिकन बोल रहा है इंटरफियर मत करिए इधर, हैवी से वी आर रियलाइजिंग दरबारी। इस शब्द का प्रयोग जो है रिमेम्बरिंग नहीं कहा, या रियलाइजिंग दरबारी, हमने दरबारी अभी चल रहा है भीतर, मत कहिए। इसलिए यह अपनी निपुणता, मैं इतना ऊंचा, मैं इतना तेज, मैं इतना महान, के संगीत कितना महान है, आगे क्या है। और भाग्य से इस आदिथन इनको मिल गया है। दुनिया की यही डिमांड भले वो ना हो, लेकिन है उससे ज्यादा से ज्यादा वही डिमांड करो तुम लोग इनसे, जिसमें 100 में 25% तो तानवान साहब सब कुछ खट्टा मुर्गे जितना हो, 75 वो होना चाहिए जो 2 गुरुओं के सहयोग से इसको मिला है। इसलिए आप लोग वो लीजिए जिसमें पता चले, क्योंकि इसी उपासना में वो समय था कि अब मैं कह रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हैं आप? बी म्यूज, ये क्या होता है? पूछा क्या था मुझसे, बैचलर ऑफ म्यूजिक, बी म्यूज, म्यूजिक, हाथ पाँव तो ठीक है आपका,
मतलब अगर पुरुष सीख रहा है तो विकलांग हो, मजबूर हो, कुछ तो तब संगीत सीखो, आए संगीत सीख रहे हो। 3 से 8 बजे रात तक म्यूजिक कॉलेज चलता था, हॉबी क्लास। इंजीनियरिंग के भी लोग सब लोग आ गए। उधर की पढ़ाई कितना किधर की नहीं सुनवाई हुई। 20 रुपया दे के रजिस्टर्ड ग्रेजुएशन में रजिस्ट्रेशन कराया लाइब्रेरी में, नहीं सुनवाई हुई। उसके बाद मास्टर्स डिग्री जब किया तो गुरु जी के यहाँ रहता था उस समय। तो मैंने कहा मैं बदला लूंगा, मैं एमए नहीं करूंगा और अन्य कुछ में कम से कम 5 पीएचडी कराऊंगा अन्य विषयों में। मुझे तो इतना गया भी था समझते हो। तो मैं BR सरस्वती के आगे इंडोलॉजी कॉलेज, मेरा काम को ऐसा करना है। हमने 50 नंबर की संस्कृति पढ़ी है, 50 नंबर की एनाटॉमी भी वाइस कल्चर पढ़ी है। क्या वी प्रीफर द सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन, यू नो, उनके लिख के दीजिए, 3.5 रुपये का फॉर्म है, आप लिख दीजिए। भले तो वहां से मांग ले रहे हैं एडमिशन। तो लिखने जा रहे थे तो वासुदेव अग्रवाल के लड़के बोले सर ये 53 के स्टूडेंट न जाने कितने चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन इंस्टीट्यूट में हुआ है, सोच समझ के लिखेगा। तो भाई देखिए आप क्या करेंगे, मतलब बिना PMT किए मेडिकल में एडमिशन लूंगा, लिखिए पहले आप। माना 50 नंबर के एनाटॉमी पढ़ी है वाइस कल्चर में। तो आप बैचलर्स की बात कर रहे हैं ना, पढ़ा है। तो मुझे कल्चर और संस्कृत में एडमिट कार्ड दिया गया। लालमणि जी बड़े खुश, हमने कहा फिर वही बात, गुरु के कहने पर इंटर दिया, एक पेपर छूट गया तब भी मैं पास हो गया। फिर BVUs, MUs और उसके बाद चला गया गुरुकुल। 10 साल बाद डॉक्टरेट मिली, लेकिन अपनी जिद पे था। इसलिए वो सब क्रिया विशेष में जहां मनीषी लोग जा चुके हैं और हमने इनको इतना तंग किया है, बार बार कहते हैं, दुनिया भर से पढ़ाई सुनते हैं सब, एक हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डिस्टर्ब करते हैं कि यार वो वाला पक्ष डेवलप करो विद्यार्थियों को, तो उस बारे में है खुद तो है। जिसे आप शास्त्रीय संगीत कहते हैं उसमें वो जान है कि आप पढ़ाई करने का होश नहीं रहेगा, आप डूब जाइएगा। ये भावुकताओं तन्मयता, तत्मय तन्मय क्या है, तत् सत जो हम सामने नहीं लेकिन है। तो वहां के दरवाजे पर खड़े हैं, इनको धकेल के ले जो भीतर चले जाओ तुम लोग, ये खाली तुम लोग कान बाहर खड़े हैं। तो तानवाद जो करना हो कर लो और वह शिक्षा भी दे, क्योंकि इस पर पिछली पीढ़ी के मनुष्यों ने बड़ी तपस्या की है। बंदिश लिखना और उसको सीखने लायक लोग नहीं थे गोरखपुर में। जिस स्तर की बंदिशें उन्होंने बनाई थी, 1, 2, 3, 4 के अलावा कितनों की हैसियत थी कि उनकी बंदिशों को गाते। तो तब भी लखनऊ नहीं गए। तो ऐसी तपस्या है और मेरी आत्मा बड़ी तृप्त है कि इनकी तपस्या फल रही है। तो हम थोड़े उनके गुरु जी ने जब मेरठ में विद्यालय खोला तो वहां बुला के प्रिंसिपल हो जाओ। खैरागढ़ में जब बहुत जगह मुझे मालूम है, बात करते थे। अपने बच्चे से कह रहे हैं नेशनल फेलोशिप थी और अपनी शिष्या से कहा कि जरा आचार्य जी आए तो मिलना है, कब आएंगे। हमसे बताया उन्होंने, मैं भागा गया, सीनियर पर्सन हमसे बड़े वरिष्ठ। अरे आप कैसे चले आए? तुम 9 से 4 तक का विद्यालय है क्या? वरिष्ठ हम मिलने चले आए थे। ठीक है, अच्छा। बच्चे को बुलाया, छोड़ो सुना, ये चला है मिलने के लिए। तो ये मत समझने का तुम्हारा काम यहाँ करेंगे, आप यहाँ करिएगा मत। आप जाइए डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के उस पद, जिस पद के नीचे मैंने काम किया है वह पद अगर आता है और मैं सम्मान करता हूँ तो मेरा अपमान होगा। वहीं जाके साइन कराओ, लड़कों को वहां भेजा जाओ। तो ये मेहनत सिखाना, पात्रता सिखाना, पात्र को भरपूर रस से भर देना, ये सरसरंग का काम था। आदर्श वाले व्यक्ति थे। अंत में मुझे इतना प्यार करने लगे तो उनका इतना संबंध बन कैसे गया। उनका बीच में तो संगीत ही है और वही जोड़ता है, वही सब मोड़ता है। और इसलिए जब बॉटनी में थे ये इतना झेला इन्होंने कुछ बोलेंगे। 50 किलोमीटर जाना आना, वीडियो भी देखना, घर भी देखना, सब कुछ देखना। तो इसलिए बड़ा बनत बन जाए कि सुयोग की बात कही जाती है। और मैंने छोटा सा प्रलाप करने के लिए कहा था, ज्यादा कर गया, कोई बात नहीं, विवादी स्वर भी होता है, संगीत में विवादी भी होता है। तो उस भाव को व्यावसायिक संगीत, अप्लाइड म्यूजिक, एप्लीकेबल क्या है और कमर्शियल क्या है, ये अलग अलग है। आप लोग जिस फेज में हो, डिफरेंट साइड में जा सकते हो, अलग अलग सब कुछ कर सकते हो, लेकिन घेर के महीने में 1-2 क्लास के लिए इनको घेरो,
कहना है आज तो हम लोग भाव पक्ष क्या है, ये तीसरा तक तो है। आपने कहा हमने सारे अनुकार है, कक्का मर्की है तो होता है, लेकिन अंतर का अंदाज में सुर चला गया और खत्म हुआ। जब जोड़ डूबा है तो पंचम से एक्यूरेट रे निकलता है। क्या मजा दे रहा है, कैसा दे रहा है, जरा उसके साथ भी करो, वो देखो कि क्या मजा है सुरों का। अभी न बताएं तो इनको पिछाव नहीं, सुर बंदी संदी नहीं सीखेंगे। और आपका वो भाव बताइए जहाँ मजा आ जाए, जो वहां करने का होश न रहे। इनके पास है जल्दी लोग। हमको तो 27 साल का कारावास मिला था, तब समझ में आया, इसीलिए जेल खाने में भेजे गए थे। बेटा इसी कमरे में पड़ा रहे, सोच अब क्या करेगा, स्टेज करेगा क्या। तब वो तानपुरा लिया या कुछ लिया, जैसे ये भी थे गोरखपुर में, वहां से था कि इनको भी सजा दी, गुरुपुत्र हैं हमारे, वो भी थे। इसलिए वो परिस्थिति, वह त्याग, जनता का रिस्पॉन्स, प्रोग्राम, मंच, चकाचौंध सब छोड़ के भी साधना होती है, संगीत का साथ होता है। और जब इसीलिए वहां जंगल में कोई अनाउंसमेंट नहीं होता। टुडे इन BHU कैंपस मिस्टर पीकॉक विल प्रेजेंट ए डांस रिसाइटल अप टू 11 to 12। ऐसा अनाउंसमेंट होता है कभी? कोयल जी फलाने दिनांक कितने तो आम के पेड़ के ऊपर की तर्ज पर गाएंगी, वो गाती है। और यह भी कितना बड़ा अन्याय है, आप लोगों को मालूम है? वो गाती है ना, कोकिल गाता है, उस बेचारे से वो भी छीन लिया गया, रंग भी छीन लिया गया, और वो गाता है ये भी छीन लिया गया, वो गाती है, हो गया बेचारा इतना भागा। तो उस दृष्टि से कोई ना, लेकिन जब आप देखते हैं कि मोर पंख फैलाए हुए तो खट से आवाज भी बंद कर देगा। जहां वो विराजमान होता है वहां स्टेज बनता है। कलाकार स्टेज न खोजे, आवाज जो मिली है, सच्चे सुर मिले हैं, जहां तुम गाओगे वहां स्टेज बनेगा। लक्ष्य बनेगा। जो भी हमारे बन बोले उसकी कोई माफी नहीं। ये आपको पता नहीं है, ये आपको पद्मश्री किस चीज की मिली? अच्छा भैया